तो इस वीडियो में हम यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से जो कि स्टार्ट करेंगे, और जो 1 से 10 तक के क्वेश्चन हैं वो हमने पहले ही अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाल दिए। उसकी आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वह जाकर भी आप देख लीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? यानी कि जो केंद्र शासित क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा आकार किसका है? ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी है दमन और दीप, ऑप्शन नंबर डी है पांडुचेरी। तो इसका सही आंसर है जो पांडुचेरी है, इसका सर्वाधिक बड़ा आकार है। यानी कि जो केंद्र शासित है इसमें सबसे बड़ा आकार है पांडुचेरी का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, यानी कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? यानी कि जो विश्व का सबसे छोटा अंडा कौन सा पक्षी देता है? ऑप्शन नंबर हार्नबिल, ऑप्शन ऑप्शन नंबर और ऑप्शन नंबर बी हैमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर सी है गल, ऑप्शन नंबर डी है कठफोड़वा। तो इसका सही आंसर होगा, सभी बच्चों ने सुना होगा कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? हैमिंग बर्ड। तो बी हैमिंग बर्ड जो है यही सबसे छोटा अंडा भी देता है। ये सबसे छोटा पक्षी है, इसीलिए सबसे छोटा अंडा भी देता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ यानी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ होगा यहाँ पर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? यानी कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर बी है, भारत की महिला आबादी के बहुराष्ट्रीय अंतर्गत को बेहतर करना। ऑप्शन नंबर सी है, भारत में सभी बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। और ऑप्शन नंबर डी है इसका, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जल्दी विवाह प्रणाली पर प्रतिबंध लगाना। तो इसमें आपको कैसे चुनना है कौन सा सही है? तो आप ध्यान दीजिए कि भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान और बालिकाओं को सशक्त बनाना, यानी कि जो शिशु लिंगानुपात है इसका समाधान हो, और जो बालिकाएं हैं हमारी यानी कि वो सशक्त बने, स्वयं पर आत्मनिर्भर बने। तो इसके लिए ये चलाया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रसिद्ध गीत यानी कि सभी ने सुना होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसने की है? ऑप्शन नंबर है सैयद लुधियानवी, ऑप्शन नंबर बी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर सी है सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर डी है बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोगों ने यानी कि जब ये पढ़ा होगा, जैसे कोई जो नेशनल फेस्टिवल होता है जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी, इन सभी में आप लोगों से यानी कि गाया भी जाता है ये सॉन्ग और बजाया भी जाता है ये सॉन्ग, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसके लेखक यानी रचनाकार हैं सर मोहम्मद इकबाल। यानी कि आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है सर मोहम्मद इकबाल, यानी कि उनके नीचे कॉर्नर पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, पल्ली आंदोलन संबंधित है। तो ये आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा से, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात से। तो ये किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो पल्ली आंदोलन है ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना होगा, जैसे पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? यानी कि जो भारत कला भवन है ये कहाँ पर स्थित है? तो इस ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी है बनारस, ऑप्शन नंबर सी है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी है आगरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो भारत कला भवन है ये बनारस में स्थित है।
तो इसका सही आंसर होगा बनारस। आपको याद रखना होगा कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है, कोई पूछे तो आपको याद रखना होगा, एकदम से बताना होगा कि ये कहाँ है, बनारस में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी कि भारत में जो सड़क प्रणाली है ये विश्व में कौन सा स्थान है? किसने? ऑप्शन नंबर ए है दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी है चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है पांचवा स्थान, ऑप्शन नंबर डी है छठवां स्थान, छठा। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा स्थान है। यानी कि भारत का विश्व में समझो दूसरा स्थान है किसमें? सड़क प्रणाली में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक चला? आप लोगों को ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि अधिकतर पूछा जाता है क्योंकि ये एक सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का भी क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री का है। जैसे कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए है 14 से 21 यानी कि 1421 से 14 से 34 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है 14 से 51 से 14 से 89 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर सी है 14 से 89 ईस्वी से 15 से 17 ईस्वी तक, अब ऑप्शन नंबर डी है 15 से 17 ईस्वी से 15 से 26 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 से 89 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक ये चला था। जो सिकंदर लोदी का शासनकाल था ये शासनकाल चला था। अब क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो अतीत के चलचित्र थे ये किसके द्वारा लिखे गए। आप लोगों को मैं इसमें हिंट देता हूँ, ये जो लेखक थे ये यानी कि डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के रहने वाले, इनका जन्म जो था डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में हुआ था। अगर आप लोगों को पता हो यानी कि आप लोगों ने इनका जीवन परिचय पढ़ा होगा इन सभी का किसी में, तो आपको समझ में आ गया किसका जन्म डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में हुआ था। जो कि डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में यानी कि पावन गंगा बहती है। तो यहाँ पर रामनगरिया का भी मेला लगता है जो माघ महीने में 1 महीने तक चलता है। ये बहुत प्रसिद्ध मेला है। तो इसमें आप लोगों को अब पता हो गया होगा किसका जन्म डिस्ट्रिक्ट यानी जिला फर्रुखाबाद में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है सुरेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर बी है मुंशी प्रेमचंद का हुआ था, कि ऑप्शन नंबर सी है मैथिली शरण गुप्त का, ऑप्शन नंबर डी है महादेवी वर्मा का। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो महादेवी वर्मा थी इनका जन्म डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? अब होली आने वाली है कुछ दिन बाद, यानी कि होली आने वाली है 5-6 दिन बाद। तो इनका जन्म होलिका दहन वाले दिन ही हुआ था, इनका महादेवी वर्मा का। तो इतना तो हमने आप लोगों को बता दिया, इनका जन्म डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में होलिका दहन के दिन ही हुआ था। तो ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण फॉरेस्ट एरिया इसे कहते हैं, यानी कितना है उत्तर प्रदेश में वनावरण? तो ऑप्शन नंबर ए है लगभग 5.88%, ऑप्शन नंबर बी है लगभग 6.88%, ऑप्शन नंबर डी है लगभग 10.8%, ऑप्शन नंबर डी है लगभग 9.01 यानी कि प्रतिशत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश राज्य का वनावरण क्षेत्र है वह एरिया लगभग 6.88% है। तो इतने क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं, 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोगों को एक बार इनको रिपीट करके देख लेना है। हम यानी कि एक बार पुनः वीडियो देखिए, नहीं तो हम इनको आपको दोबारा रिपीट करके दिखा रहे हैं।